चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी पॉलिटिकल डायरीज में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लंदन शंदन के? कोई खबर नहीं दे रहे भाई वहां की। सर खबर ये है कि मौसम बहुत जबरदस्त है और सूरज निकला हुआ है, बाकी खामोशी है। और लंदन की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें वो लोग जो क्वारंटीन करते हैं होटल्स के अंदर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स के अंदर, उनकी हालत खराब है तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाईजान बंदे के पुत्र बन जाओ। वो लोग जो मुसलमान हैं उनके प्रॉपर अफ्तारी का बंदोबस्त होना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज का बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये शिकायत थी जो हाई कोर्ट में लेकर लोग कुछ गए और उसके बाद उन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया। सर ऐसे ऐसे फैसला होता है, आपकी अदालतों की तरह नहीं। नहीं चले, हमारी अदालतों में सारा 100% तो नहीं है, कुछ चीजें छोड़ दें आप, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट। -100 -100 -100 है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं चले। साबित आज करूंगा। आज आप सुनेंगे और मैं बोलूंगा। आज मेरा गला भी ठीक है, स्टेप्सिल्स खाई हैं, तबीयत भी बेहतर है। और मुझे तो आज से इतना गुस्सा है। आज आपने देखा, सर एक मिनट रुक जाए जरा सर। आज मेरी बात, अजहर सदीक साहब, आज आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया पर दो खबरें ऐसे गर्दिश करती रही, जीनत बनी रही। क्या खबरें थी? शहबाज शरीफ की जमानत, जी और फिर एक बिल्कुल ऐसे। टोला निकला जिन्होंने उसको डिफेंड करना शुरू किया। भाई हम ना कहते थे कुछ नहीं निकलेगा, भाई हम ना हम्म, कहते थे, तो वो सही कहते थे यार। कुछ कुछ मैं कहता हूँ, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। नया प्रोसिक्यूशन सर हमारी कमजोर क्यों है? आज पता चल गया, सवालात वहां पे उठाए गए हैं ना कि टीटीज तो आती रही उसके अकाउंट में, हमजा के टीटीज आती रही, सलमान के टीटीज आती रही, नुसरत बेगम के टीटीज आती रही, जो बेटी क्या नाम है, राबिया इमरान के, इमरान। शबा तो शहबाज शरीफ साहब का क्या कनेक्शन है? अदालत पूछती रही ना सर, पूछा ना सर अदालत ने। आज मैं जवाब देता हूँ आपका, पहले आप जरा एक दफा सर अपनी दिल की भड़ास निकाल लें थोड़ी सी। पास नहीं सर, पूछती रहे सर, जवाब ही कोई नहीं है। हाँ शायद दाएं बाएं करने से सर कुछ नहीं होता सर। जब तक आपकी प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं होगी, ये सर कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये, आज मैं अदालत से फिर मायूस हुआ। उन्होंने लिखा कि रीजंस टू बी डिस्कस लेटर। क्या बात है जनाब, रीजंस टू बी डिस्कस लेटर। सर हुन ताड़ी वारी है, बोलो। हाँ अच्छा। एक और बात सर, एक और बात, आपको मौका, इसके बाद आपने बात करनी है। 10 जजेस, अजहर सदीक साहब, हाई प्रोफाइल केस, जस्टिस काजी फैजी साहब सुन रहे हैं, 10 जजेस वो भी लड़ पड़े। यानी देखे, आपकी अपनी जो जात होती है, आपसे साइड पे रख के फैसला करते हैं ना, दुराने समात गुफ्तगू के करते हुए। कोई ऐसी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो ये नहीं हो सकता कि आप उसे दिल पर ले लें और उसका असर आपके फैसलों में, आपकी कार्रवाई पे नजर आए। बीइंग बीइंग पाकिस्तानी और एक आम साहिल, मुझे आज ये तासुर गया है कि पाकिस्तान में यहाँ पे अदालतें बनी अमीरों के लिए हैं, और इतनी वेली अदालतें हैं खुदा की कसम कि 10 जजेस बैठ गए हैं कि उन्होंने एक शख्स को जो है वो इंसाफ देना है। 21 करोड़ आवाम जो है सर, वो क्या करेगी? वो लंदन आ जाए या अमेरिका चले जाए या कहीं और चली जाए, क्या करे सर? अच्छा, पहले तो मैं तारीफ कर दूं आपके फैसले की, और ये खास तौर पर मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश कोर्ट्स ने, ये तो बात है ना, ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये डिग्निटी की बात है, और एनफोर्स की है। हमारी अदालतों में भी एनफोर्स होती है, मैं ये नहीं कहता नहीं होती। तेरा प्रोसेस स्लो है या जुडिशियल है ही नहीं, एक्टिविज्म। डंडी ना मारे, है ही नहीं सर, है ही नहीं, डंडी मारे आप। चले। हम आप जो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर वाले फैसले के अंदर, आज मैं कोर्ट में मौजूद था। देखिए, एक बात तो जरा समझिएगा इस बात को कि जो रेफरी जज के बतौर रेफरी जज इनके पास जब केस गया, तो एक जज ने जमानत दे दी, एक जज ने जमानत ना दी। अब जब ऐसी हालात आ जाए ना ऐसे, तो हम उसे कहते हैं फर्दर इंक्वायरी वाला मैटर। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, आप इस बात को सामने रखते हुए कि फर्दर इंक्वायरी वाला मैटर है, एक ने दे दी। और दूसरी बात है, हम आपस में डिस्कस किया हुआ था कि जो जस्टिस जस्टिस जावेद गुराल का जो फैसला है वो बड़ा डैमेजिंग फैसला है और बड़ा बड़ा वेल रीजन ऑर्डर है। आज के फैसले को एक तरफ रखकर देखें, और वो उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि 3 जजेस थे। अब 3 जजेस ने एक जज की पलड़े में अपना वजन डाल दिया, और ये 4 जजेस का फैसला हो गया जमानत देने का। ये फैसल बुखारी साहब ने, प्रोसिक्यूटर जो हैं, उन्होंने दलाइल बहुत अच्छे दिए। देखें, उन्होंने साबित किया खास तौर पर कि कितने पैसे थे, लाखों से आमदनी शुरू हुई, करोड़ों पे गई, करोड़ों से अरबन आ गई। अब और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पैसा कमाते कहां से हैं भाई? और वो जो पैसा, अच्छा, जो प्रॉपर्टी सारी खरीदी गई नुसरत शहबाज की या बाकी
जिसको वजीर आला हाउस बनाया गया, उसमें सारा टोटल जो पैसा कौन सा था, वो ही टीटीज का पैसा था। वो ही जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में आया, आकर कैश हुआ। और आपको पता है मुश्ताक चीनी का, निसार का और गुड नेचर कंपनी, यहाँ तक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया आज। और अदालत के सामने उसने फैसल बुखारी ने ये भी बताया कि उस दिन कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया था प्यादे ने आकर। फैसला नहीं सुनाया था, कंसेंसस नहीं थे ऑर्डर में और तहरीरी ऑर्डर नहीं था। और ये जो बात कर रहे हैं वकील शहबाज शरीफ के, ये कंटेम्प्ट एक्ट कमिट कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर दे दूं मैं आपको साथ, दे मैं सर, बात, बड़ी खबर, बिल्कुल से करें। बस ये जेहन में रखिएगा, ये जमानत, तो कुछ हो ये गया मैं इससे? बता देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ। आप ये देखे ना जी, एक तरफ था नवाज शरीफ जो जमानत नहीं चाहता था, एक तरफ हमारे कुछ राइट विंग के लोग थे जो जमानत चाहते थे। तो राइट विंग के लोग जमानत कराने में कामयाब हो गए, ठीक है ना जी। और इसका नुकसान अल्टीमेटली मरियम को होना है, याद रखिएगा। हम ये बात कर चुके हैं कि वो जमानत नहीं चाहते थे। तो हम जो कि, और दूसरी बात देखना, वो बाहर आके कहना, तकरीरें करना कि जनाब शहजाद शरीफ ने ये कर दिया, और जमानत हुई है भाई, जमानत से केस खत्म नहीं हुआ। तो हम जो बैठे हैं ना, अब जो 70 साल के जो शहबाज शरीफ साहब, 70 साल उम्र है ना? जी 70 साल से जायद हैं जी। तो क्यों क्यों डरती हैं मरियम उनसे, अगर 70 साल वो उनकी? देखे ना, उनकी जो सियासत है वो आएंगे आकर, वो उनका जो जो बयानिया बनाया हुआ मरियम ने झूठा, और जिस तरह नुकसान बढ़ा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और आने वाला दौर, अब नए इलेक्शन की तैयारियां आगे की तरफ चल रही हैं, तो ये तो उन्हें सोचना है ना। नवाज शरीफ तो परमानेंट डिस्क्वालीफाई है, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। मरियम नवाज भी डिस्क्वालीफाई है, जो कि मरियम नवाज भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती जब तक वो एवरफील्ड के केस में से बरी नहीं होती। तो ये जो है ना, ये असल जो बयानिया जो उन्होंने बनाया वो गलत बयानिया। ये राणा सनाउल्लाह भी आकर यही बात कहना कि जनाब, यानी एक वकील होते हुए, राणा सनाउल्लाह एक वकील है, बंदा पूछे उससे जमानत हो जाने से केस खत्म हो गया, आप बिल्कुल सही। ऐलान क्यों नहीं करते? इनसे एक ऐलान करवाएं, इन्हें कहें हुँ, आप डे टू डे ट्रायल चलाएं, जाके खत्म कराएं, केसेस खत्म कराएं ना। जमानतें जमानतें तो होती रहती है, छोड़ें इस बात को। और ये जमानत बस छोड़ बिल्कुल दे, जिन बातों पे हुआ हमने कह दिया, जिस बातों पे हुई है जमानत। आपने कहा कि डे टू डे अगर केस चलेगा तो ऑब्वियसली इसका फिर नतीजा निकलेगा ना, वो होने नहीं देते, जिससे उन्होंने फर्दर जुर्म जो थी वो अपने केस में आयद नहीं होने दी। तो ये हमें याद रखना होगा। कुछ सिफारिशें हो रही हैं, 12 जजेस के नाम जो है ना, जो वुकला के नाम चले गए हैं। तो सर ये भी जरा पर्दा उठा दें कि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि क्या कसौटी है, क्या मेयार है कि किसी को भी आप उठाकर सिफारिश कर देते हैं? तो क्या ये शादियों में जाना ज़रूरी होता है? क्या ताल्लुकात बनाना ज़रूरी होता है? क्या करना सर ज़रूरी होता है कि नाम जो है वो ताड़ा तो ना नहीं आया खैर, किधर हाँ, ना देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझसे पूछा गया था, 1-2 दफ़ा पूछा गया, पहले भी तो मैंने उन्हें कहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जज, मेरी पब्लिक इंटरेस्ट में जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ ना, जितना कोशिश करते हैं, काविशें करते हैं, और मकसद यही है आवाम के लिए, और वो बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, रब पाक रिज़्क बड़े आसानी से दे रहा है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। तो असल इश्यू आपके सामने है ना, जो जजेस अभी आपके होते हुए जब हम बात कर रहे थे, तो टेलीफ़ोन आ गया, तो फिर रुकना पड़ गया हमें। आपने वो सुन ली थी तकरीर ना, कि 2 तेरियाँ, 2 मेरियाँ। अब वो 2 आपने तेरी सुनी थी? कि यानी यहाँ जजेस की सिलेक्शन का जो प्रोसेस था ना, पहले 175 के अंदर, 175 में जो तरमीम की है ना, ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने करवाई थी। और उनका मकसद था कि अपने पसंद की जुडिशरी लाना, और उन्होंने वो इस हवाले में कामयाब हुए। 104-5 जजेस पीसीओ के नाम पर वो निकाले गए वहां से। और उसके बाद अदलिया में जो हाल हुआ वो हमने सारों ने देखा है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि उनकी इफ्तिखार चौधरी की हुई तैनातियां क्या मसाइल क्रिएट कर रही हैं। अब इनमें जो सर गए हैं ना, ये नाम जो है, आप नाम ज़रा देख लें। एक तो एडवोकेट अनवार हुसैन सर, अभी तो हम बात कर सकते हैं ना, अभी तो जज नहीं बने, बाद में शायद बेशक हमें बुला लें। याद जी सुनने मेरे पूछिए, साथ। पूछिए। अच्छा, ये एडवोकेट अनवार हुसैन साहब जो हैं, इनकी ये इनका सर क्या बैकग्राउंड क्या है? आप जानते हैं इन्हें? मैं जानता हूँ, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत हमारा एक अच्छे जज है, उनके चहीते हैं जी। तो ये आप रहने देना, बाकी ना पूछिएगा मेरे। यार, अच्छा, बैरिस्टर राहील कामरान शेख ये अकरम शेख के बरखुरदार हैं? ये अकरम शेख के बरखुरदार हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन ये भी किसी एक जज के चहीते हैं। नहीं, जज के चहीते और अकरम शेख का मतलब है, अकरम शेख साहब किन के चहीते थे सारी उम्र रहे? अब बस ये, अब ये हर एक को पता है, इसमें बताने की क्या, हमारे यहाँ आप अगर आप ये कहें ना, आपके आप
जो है जिनको नहीं पता उनको बताएं। अकरम शेख साहब कौन है सर, बताएं, कौन को बताएं। करण शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ्रंट मैन, हर एक को पता है। स्विट्जरलैंड में जो जायदादें बनाएगी वो सारा डाटा, बंदा क्या क्या बात करे। बिल्कुल। अकरम शेख साहब के बरखुरदार कामरान शेख साहब का नाम जो है सिफारिश। अच्छा, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं जी अमजद रफीक। अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन शादी शुदी वाला मामला है, समझे। शादीशुदी वाला मामला, अच्छा। अच्छा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान यार। अच्छा दोस्त, अच्छा दोस्त है हमारा। आज बस रह नहीं देंगे इसको, दोस्त है हमारा यार। आप आपका हम सर दोस्त तो सारे उन्हीं के। सोहेल नासिर को सोहेल नासिर साहब। सोहेल नासर हैं, जैसिका सैनजर, सफदर सलीम शाहिद हैं, एडवोकेट तारक नईम का भी शादी शुदी वाला ताल्लुक है। है ना, सोहेल नासिर साहब का बताएं। बस ये लंबा प्रोग्राम हो जाएगा मेरा ख्याल। हम सारों को जोड़े, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज शकील अहमद को बना दिया, अहमद नदीम अरशद को, अली जिया बाजवा को, एडवोकेट आबिद चट्टू को, रजा कुरैशी को और तरवीज सुल्तान को। परसेंटेज बता दें, दो तेरे दो मेरे, किदे किदे है कह रहे हैं सर। बस ये कुछ देखिए, देखिए अब जुडिशियल कमीशन में जो है ना, आप जरा जेल में रखिएगा, जुडिशियल कमीशन के अंदर। आप डंडी मारने लगे हैं। डंडी नहीं मारनी, मैं नहीं मारने दूंगा। मैं बताता हूँ आपको, आईने पाकिस्तान मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, मैं आपके सामने भी देखना। जुडिशियल कमीशन जो है, आर्टिकल 175 ए, जो जजेस की तैनातियां करता है, जो देखता है, वो सारा कुछ सामने रखते हुए, अगर हम उनको सिंपली देखें, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि होता क्या है। होता ये है कि जजेस जब तैनात किए जाते हैं 175 ए के तहत, और जो कमीशन है ना, वो चीफ जस्टिस चार फोर मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फार्म और फार्म ये हम हाई कोर्ट में अब आ जाएंगे, हाई कोर्ट में अब आ जाएं, उसमें आएगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी ऊपर वो मौजूद हैं, वो जो मैंने आपको बताया ना, चार सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस, वो साथ शामिल हैं। अब फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल। और फिर इसी में साथ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, सीनियर मोस्ट जस्टिस जज ऑफ द हाई कोर्ट, प्रोविंशियल सूबाई वजीर कानून और एडवोकेट जो 15 साल की प्रैक्टिस हो और पंजाब बार जो रेलेवेंट बार काउंसिल है उसको नामजद करे। अब यही जब इतने लोगों ने तैनात करना, पहले होता था कि सिर्फ चीफ जस्टिस के नाम देखने होते थे, मुतलका हाईकोर्ट जजेस के नाम, भेजती थी। अब यहाँ जो कि बहुत ज्यादा आ गया है, सारे बार काउंसिल हमारी अलग शोर डालती फिर रही है। तो मेरिट पे तैनाती का तो देखें, दो सारे अच्छे हैं, मेरिट का जो बड़ा मुश्किल है डिटरमिन करना। आर्टिकल 193 में मैं जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, एक कमेटी तश्कील दी, तो उसमें मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि अब कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने उसको बताया था कि आर्टिकल 199(3) में तरमीम करें। मैं कैसे, यानी दो क्राइटेरिया हैं, 45 साल उम्र होनी चाहिए और 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने मेंबर पार्लियामेंटेरियन बनना है, मेंबर नेशनल असेंबली बनना है या सेनेट बनना है, 62 और 63 का इतलाक होना है। तो मैंने कहा था कि जजेस में लेने के लिए भी यहाँ भी 62 और 63 का इतलाक कर दें, वो प्रोविजंस डाल दें, ताकि मेरिट पे आए और आकर फैसले अच्छे निकलें, अच्छी चीजें सामने आए। अब जो कि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बहुत कम है, जजेस अपॉइंट होने थे, बस जजेस अपॉइंट हो गए। काजी फायजी साहब के केस की तरफ आ जाते हैं। आज वहां पे भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई और 10 जजेस हैं सर। मैं बार बार कहता हूँ कि, और एक काजी फायजीसा साहब हैं, उनका केस इतना हाई प्रोफाइल बन गया और सुन रहे हैं। वहां पर भी आज जजेस ने अपने पर्सनल कंडक्ट का मुजाहरा किया। जजेस के अंदर फैसलों के अंदर जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट्स की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन हुआ ये कि जो उनका पर्सनल कंडक्ट था ना, वो आज अदालत में बड़ा वाज़ेह उसकी एक छाप नजर आई है। कोई एक बंदा कहता है जी किसे बोलने दो, एक जस्टिस साहब कहते हैं बोलने दो, दूसरा कहते हैं कि नहीं जनाब वक्त जाया हो रहा है। फिर वो रहमान साहब कहते हैं कि जनाब फिर लिख कर दे देते हैं। फिर तीसरे जज साहब कहते हैं कि जनाब मैं उठकर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं भी उठ के चला जाऊंगा। तो सर ये कोई घर की पंचायत थी? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये क्या था? इस तरह का कंडक्ट आना चाहिए था। मुझे तो सर ये पूरे बेंच के ऊपर और इस पूरे केस के ऊपर ना कोई इतनी ज्यादा वो नहीं रही। हमारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट इसलिए है, ये केस जो इम्पोर्टेंट हो गया कि जस्टिस काजी फायजीसा की जायदादें हैं, और फिर लोग जो इनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने आईएसआई के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए इनको जो है वो निशाने इबरत बनाया जा रहा है। एक जज का केस चल रहा है। हमारे लिए सर इम्पोर्टेंट ये है, जो भी फैसला आता है खैर वो अदालतों पे डिपेंड करता है। आज की कार्रवाई के हवाले से सर
अच्छा देखिए, एक मैं बात बड़ा क्लियर कर दूं आपको, जजेस में डिवाइड नजर आ रही है। अब चीजें क्लियर हो रही हैं साथ साथ। यानी आज तक वो जस्टिस मकबूल बाकी साहब ने जो कहा कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो रहे हैं 30 तारीख को, तो इतना केस को डिले किसने किया? 19 जून 2020 का फैसला है, नजरसानी की दरखास्त थी, नजरसानी की दरखास्त पे पहले दरखास्त आ गई कि जनाब वो बेंच सुने, और मैंने उस वक्त एतराज किया था आपके साथ प्रोग्राम में। मैंने कहा था कि ये बेंच वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया है, जिन्होंने मेजोरिटी राय है उन्होंने अपना फैसला रिव्यू करना, नजरसानी करना है। इसमें जिन्होंने डाइसेंट दिया वो तो अपना ओपिनियन पहले दे बैठे हैं डाइसेंट होने का, तो वो तो इसमें बैठेंगे, वो तो प्रेजुडिस करेंगे सारे केस को सामने रखते हुए। केस फैसला आ गया, लेकिन मामला छोड़ा गया, चीफ जस्टिस साहब ने उनको सबको शामिल कर लिया। और जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी वो डाइसेंट देने वालों में से हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी डाइसेंट देने वालों में से हैं। यानी यहाँ देखा जाए ना, आप जरा बात को क्लैरिटी के साथ अगर आप देखें इस बात को, और आज और दूसरा देखें, जितना वक्त काजी फायज ईसा ने या सरीना ईसा ने जाया किया, कोई आर्गुमेंट मेरिट पे थे, कोई आर्गुमेंट लीगल थे? लीगल आर्गुमेंट तो किसी का तारीफ की गई तो हामिद खान की गई। आज आमिर रहमान को मौका मिला है बात करने का, तो उन्हें मौका पूरा मिलना चाहिए सरकार को बात करने के हवाले से कि, और उन्होंने बड़ा अच्छा केस प्लीड किया आमिर रहमान ने। और आमिर रहमान जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें कहा कि दलाइल मुख्तसर करें, आप रेलेवेंट पार्ट पढ़ें। तो इस पे फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि नहीं, इनको केस प्लीड करने दें, जो अब बात करनी है करें। इस पे फिर उन्होंने कहा कि आप सीनियर के मामले, अब देखें ना ये बात, छोटे बड़े सीनियर जूनियर बोलते रहते हैं जजेस में, लेकिन हमने ऐसा रवैया नहीं देखा। असल में तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इब्तिदा की और मामला ठंडा कराया जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब ने, उन्होंने कहा मुख्तसर करें। लेकिन फिर मामला जो है ना, फिर दोबारा बात हुई, दोबारा बात होने के बाद फिर इंटरफियर करने की कोशिश की। फिर जैसे सजाद अली शाह ने कहा फिर मैं उठ के अंदर चला जाता हूँ। उन्होंने कहा आप जा सकते हो, मैं भी जाने लगा हूँ। फिर बेंच की थोड़ी सी ब्रेक हुई, बाहर आके उन्होंने कहा, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, रोजा है, पानी भी नहीं पी सकते, सांस लेते हैं, हवा लेते हैं। और आमिर रहमान ने माजरत की, उन्होंने कहा कि मकबूल आकर साहब को बुरा लगा हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा ये हमारी डार्ट ये डार्लिंग है, ये महबूबा है बेंच के हवाले से। लेकिन सवाल बड़े सीधे से हैं कि जो चीजें बताई गई थी ना, और और एक बात और आपको बता दूं, आज अपना जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा जुल्फकार अहमद कमीशन का फैसला ना वो पेश करें। जस्टिस मदर आलम खेल ने कहा कि क्या वो रिव्यू में पढ़ा जा सकता है रिव्यू के अंदर। लेकिन यहाँ एक बात बता दें कि जस्टिस, इस वक्त बहुत जबरदस्त जो खतरनाक ट्रोल चल रहा है ना, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सोशल मीडिया पे, और वो ही चला रहे हैं, मरियम नवाज का गैंग चला रहा है, सो कॉल्ड लिबरल है, जो बकायदा पूरी प्लानिंग के साथ, बड़ा सिंपल सा इशू था। आज भी वही आया और उन्होंने बताया कि सरीना ईसा जो कह रही हैं मैं मुझे सुना नहीं गया, बकायदा वीडियो लिंक था, इनका बयान रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कहा मेरा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर अदालत ने बताया कि आपका बयान यहाँ बकायदा रिकॉर्ड हुआ और वो रिकॉर्ड पे और उसकी कॉपी भी आपको दी गई है। यानी यार झूठ बोलने की कोशिश की जाएगी, चीजें ट्रैक से उतारने की कोशिश। फिर उन्होंने बताया, फिर जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल पूछा कि आर्टिकल आप नजरसानी में करना, और हम और आपस में बात को नजरसानी में करना क्या है, नजर फैसला तो इम्प्लीमेंट हो गया। और वो जो रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था बड़ी डेंजरस है। उस रिपोर्ट के अंदर इन्हें अंदाजा नहीं था, उस रिपोर्ट में सोर्स नहीं बता सके, पैसा कहाँ से आया। फिर ज्वाइंट अकाउंट का जिक्र भी है, सरीना ईसा के हवाले से उन्हें पूरा मौका दिया गया, चीजें सारी हैं। आर्टिकल 187 का जिक्र भी किया आमिर रहमान ने, कंप्लीट जस्टिस के हवाले से जिक्र भी किया। और उन्होंने कहा कि अगर अगर आप दलाइल नहीं सुना तो मैं तहरीरी दलाइल दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कि केस सुनना है आपसे, समझना है केस को। तो अब ये सारी पोजीशन अगर आप सामने रखकर सामने देखें, तो चीजें क्लैरिटी के साथ अब सामने आ सही। चुकी हैं। कल कल उसकी फाइनल समाअत, मेरा ख्याल है कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा। काजी वैसा बतौर साहिल फिर वो बातें करना चाहते हैं, लेकिन मामला ये जाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। अब ये कहें कि हम खत्म कर दें, छोटी सी बात है, पब्लिक ऑफिस होल्डर डिक्लेयर हो गए हैं। आर्मी जैसे अपना एहतसाब, कोर्ट मार्शल वगैरह उनका अपना प्रोसीजर है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। अगर यहाँ नहीं करेंगे आप, तो फिर मामला नैब के पास जाएगा। नैब के पास जाने से बचाएं इस मामले को। आप जाकर वजाहत दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बताएं प्रॉपर्टीज, तो अभी तक डिटेल नहीं बता सके आप। ये तो या तो वो फैसला ओपन कर देना जुल्फकार अहमद कमिश्नर का, पूरी कौम देखी और पूरी कौम मेरा समझ आएगी यार को कि क्या कुछ हुआ हुआ उसके अंदर। डिटेल है नहीं, मनी ट्रेल है नहीं, जायदादें जैसे खरीदी है, सोर्सेज बताएं। बिल्कुल सही है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का
एक शो था ऑब्वियसली पॉलिटिकल डायरीज, जिसके अंदर हमने आज की जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो का अहाता करने की कोशिश की है। कमेंट जरूर भेजिएगा, सजेशंस भी अपनी आप हमें भेज सकते हैं। मुझे और सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।